चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोग को क्लास 9 का मैथ बताने चल रहे हैं। अब ये 2026 से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। क्लास 9 का स्टार्ट हो गया न्यू बैच, ठीक है। जनवरी से हम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। आज कितना तारीख है? 10। 10 तारीख से देखिए लाइव क्लास चालू होगा। आप लोग रेगुलर बने रहिएगा और रेगुलर बताया जाएगा। देखिए आपका बुक है एनसीईआरटी लेवल ही रहेगा, लेकिन आपका हमको तो डॉक्टर मनोहरी की बुक चलेगी। देखिए यही बुक है, डॉक्टर मनोहरी की बुक आपकी चलेगी। यही बुक ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये रेगुलर पढ़ाया जाएगा और एनसीईआरटी भी चढ़ाएंगे। एनसीईआरटी ये भी है, लेकिन ये डॉक्टर मनोहरी की बुक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन रहेगा और एनसीईआरटी में कम रहेगा, वो भी चढ़ा देंगे, ठीक है पहले। लेकिन ये इसी को खत्म किया जाएगा। चलिए देखिए, तो आपको हम पहले बुक के, ठीक है, बारे में शुरुआत बता दे रहे हैं। देखिए कितना चैप्टर है आपका, चैप्टर के ही साइड बता दे रहा है, उसका चैप्टर कितने चैप्टर है। देखिए बुक में क्लास 9 में आपके बुक में 12, ठीक है, 12 लेसन है। कितने लेसन है? 12 लेसन। अब 12 लेसन में पहला क्या पढ़ना है आपको? रियल नंबर, संख्या पद्धति। आपको रियल नंबर पढ़ना है, यानी संख्या पद्धति, संख्या के बारे में पढ़ना है। दूसरा है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स बहुपद पढ़ना है। एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद है, रैखिक की, ठीक है, अचर बहुपद आपको देखना है उसमें। और दूसरा है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को हम बताए होंगे, ठीक है ना। शुरुआत में एक एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष लिया जाता है, ठीक है ना। और तीसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर जैसे एक्स और वाई, दो चर है ना, एक्स और वाई, या तो ए और बी, वो भी दो चर है, कोई दिक्कत। रैखिक है, देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हमें बताना है। ये जबकि कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हो, हमने उसका सोल्यूशन बता दिया आपको। विलोपन, प्रतिस्थापन, भज्य, गुणनखंड, कई विधियां बताए हैं, ठीक है ना। अगला है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हमें बताना है इसमें, ठीक है ना। लेसन आपका कौन सा? 5 है। लीनियर, अब 6 लेसन है, लीनियर एंड एंगल। क्या है? लाइन्स एंड एंगल। 6वां नंबर है लेसन, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन माने क्या होता है? रेखाएं होता है। लाइन्स माने क्या होंगे? रेखाएं होंगे। एंगल माने क्या होता है? कोण। यहां रेखाओं और कोण के बारे में पढ़ना है। कौन से लेसन? 6वें लेसन। और 7वें लेसन है आपका त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम ट्रायंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स। यानी आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। कौन से लेसन में? 7वें लेसन में। 7वें लेसन में किसके बारे में पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में। अगला है 8वां लेसन, देखिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल माने चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल माने क्या होता है? चतुर्भुज के बारे में आपके 8वें लेसन में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में। अगला आपका देखिए सर्कल। क्या है? सर्कल। सर्कल मीन्स क्या होता है? वृत्त। सर्कल मीन्स वृत्त, आपको वृत्त के बारे में पढ़ना है। 10वां है हीरोन्स का फार्मूला। हीरोन्स का फार्मूला, जो कि ये आप कक्षा 7 में एनसीईआरटी बुक में दिया है। आप लोग में 8 में दिया होगा शायद, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भी बताया जाएगा इसमें, ठीक है ना। हीरोन्स का फार्मूला, इसमें पता है कुछ? हीरोन्स के फार्मूले में मैंने बताया होगा, यस बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस सी बाई 2। ये क्या है आपका? इस पेरीमीटर, या कहो सेमी पेरीमीटर कह सकते हो, यानी अर्ध परिमाप, ठीक है। तुरंत आपका एरिया आप निकालना है, एरिया ऑफ एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, TRANGLES, ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फार्मूला ये हो जाएगा, देखो अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये हीरोन्स का फार्मूला है, देख रहे हो। हीरोन्स का ये फार्मूला है। आपका ट्रायंगल ऐसे दे दिया जाएगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू ऐसे दे दिया जाए। इसी एरिया निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ के 2 भाग दे देंगे, तो यस का मान मालूम हो जाएगा। फिर आपका ये लगा देंगे यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक है ना। ये हीरोन्स का फार्मूला, किसका फार्मूला है? हीरोन्स का, जो कि आपका लेसन नंबर 10th में पढ़ना है, ठीक है ना। फिर अगला है
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि हम कक्षा 8 में आपको पढ़ा चुके हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आयतन पढ़े होगी नहीं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, वक्र पृष्ठीय पढ़े हो 2 पाई आर एच, ये सब पढ़ा है ना। सम का आयतन, ये गोले का आयतन, ठीक है, ये सब बताया गया है। फिर आपको बताया जाएगा 11, ठीक है ना, 11वां लेसन में। फिर 12वां लेसन है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है, सांख्यिकी। इसमें समांतर माध्य, समांतर माध्य के बारे में बताना। समांतर माध्य में देखिए 3 विधियां बताए होंगे। एक पहला क्या है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड ना। दूसरा है काल्पनिक विधि। तीसरा है क्या, पग विचलन विधि, ठीक है। और माध्यिका और माध्य के बारे में इसमें भी वर्णन ज्यादा किया जाएगा, बहुलक भी बताया जाएगा इसमें, जिसमें लेसन बराबर। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास 9 का प्रश्नावली पहला सवाल शुरू करने चल रहे हैं। पहला सवाल हमने बताया था नंबर सिस्टम ना। पहले आपका पहले लेसन का नाम क्या था, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए पहले लेसन का नाम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1 हम बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 1, देखो प्रश्नावली 1। अब प्रश्नावली 1 में देखिए पहला सवाल दिया है, पहला सवाल दिया है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक ज्ञात करना, ठीक है ना। पहला दिया है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक। देखो पहला 20 और 40 के बीच का रहा है, तो यानी 20 के बाद क्या होगा, 20 और 40 के बीच का रहा है, 40 को बता दो, और यानी लिखो 20 के बाद क्या आएगा, देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब यहां समझने की कोशिश करिए, कह रहे हैं कि 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक ज्ञात करना। सम, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। लेकिन कह रहा है 20 और 40 के बीच, यानी 20 को छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, ठीक, इनके बीच जो सम धन पूर्णांक हो वही लेना है। तो पहला देखो सम धन पूर्णांक, क्या करना है हमें, सम धन पूर्णांक, आंसर में लिख लीजिएगा इसे, सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक लिखना है, ठीक है ना। अब सम धन पूर्णांक देखिए, पहला क्या हो गया 22 हो गया, दूसरा क्या हो गया 24, तीसरा क्या हो गया 26, ये 28 हो गया, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36, फिर 38, बस उसको नहीं लेना है, उनके बीच कह रहा है ना, 20 और 40 के बीच। तो पहला आप लिख दीजिएगा 22, दूसरा आप लिख दीजिएगा 24, तीसरा 26, फिर 28, फिर 30, 32, 34, 36, 38, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए, सवाल नंबर दूसरा गौर करिए, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है, यानी 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, संख्या लिख दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देख लो ना 1 से 10 तक। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब ये समझने की कोशिश करिएगा। हो गया ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जान लीजिए, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, वह संख्या जो एक से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। समझ में आया कि नहीं,
वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य हेरना है इसमें। अब अभाज्य संख्या क्या होगा? देखो एक तो लेना नहीं है, यहाँ पे दे दिया है ना, एक या और स्वयं से विभाज्य, इसलिए एक नहीं लिया जाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? दो। दो देखो स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है, दो का नाम दो, ठीक है। तो आपका ये दो हो जाएगा, फिर तीन, तीन भी हो जाएगा अभाज्य संख्या। चार नहीं, दो में कट जा रहा है, नहीं होगा। पांच अभाज्य संख्या होगा, छह नहीं होगा, सात होगा, आठ नहीं होगा, नौ नहीं, तीन त्रिका नौ, कट जा रहा है इसलिए नहीं होगा। विषम संख्या हो सकता है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं। तो आंसर में आप लिख लेना, अभाज्य संख्या हो जाएगा दो, तीन, पांच, सात, यही होगा। दो, तीन, पांच, सात आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब सवाल नंबर आपका तीसरा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है किसका? 2a + 1 का। देखो इधर 2a + 1, ठीक है, का क्रमानुयायी, क्रमानुयायी पूर्णांक, पूर्णांक बताना है, क्रमानुयायी पूर्णांक। आपको हम बताए हैं क्रमा, ठीक है। अनुवर्ती पूर्ववर्ती पढ़े हो कि नहीं? अनुवर्ती पूर्ववर्ती, अनुवर्ती में जोड़ दिया जाता, पूर्ववर्ती में क्या होता है? घटा दिया जाता। वैसे यहाँ पे ये अनुवर्ती है, समझ में आया? ये क्रमानुयायी मतलब एक जोड़ दिया जाए, क्या होगा? एक जोड़ दिया जाएगा। तो आंसर लिख दीजिएगा इसे। तो ये कितना हो जाएगा? 2a + 1 है ना, इसमें क्या करिए? एक जोड़ दीजिए तो क्रमानुयायी पूर्णांक हो जाएगा, बराबर कर दो। जोड़िए कितना होगा? 2a प्लस क्या है? 1 और +1, 1 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। आपका आ जाएगा 2a + 1 + 2 हो जाएगा, एक एक दो, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? है आसान कि नहीं? अब देखिए यहां बता दे रहे हैं आपको, चलिए सवाल नंबर चौथे देखिए, है आसान, केवल ध्यान देना आप लोग को, ठीक है ना। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखो इधर 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम, अब ध्यान दो, इधर देखो पहले 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -2/3, -2/3, ये आंसर हो गया आपका। है आसान कि नहीं? अब याद रखना, अगर कह रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जिस संख्या से उसी संख्या से जोड़ देने पर क्या होगा? उसका मान क्या हो? 0 हो जाए। नहीं, जैसे कोई संख्या आपका 2/3 है, इस संख्या में वह संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर इसका मान क्या हो? 0 हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। जैसे ये 2/3 है, इसमें हम कितना जोड़ेंगे? -2/3 जोड़ दे रहे हैं। -2/3 जोड़ेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अतः यह क्या है? योगात्मक प्रतिलोम है। प्रतिलोम समझ में आया कि नहीं? यही हमने लिखा -2/3। कोई दिक्कत? अब देखिए पचवा है ना, पचवे में है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो इधर, ये भी, इसका भी देख लो, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? वह संख्या जिस संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आया कि नहीं? जैसे आपका ये -5 है, -5 में कितने से गुणा कर दो? -1/5 से, हो गया ना। तो आप काटेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 कट गया, आपका मान 1 आ गया था। ये क्या है? यही क्या है? योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम समझ में आया कि नहीं? कितना गुणात्मक प्रतिलोम है? -1/5। है आसान कि नहीं? कुछ था नहीं था? छठवां देखो, छठवां कह रहा है कि P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम होगा।
अब आप लोग बताइए, चलो खड़े हो जाओ आप। आकाश में आर्यन P प्लस Q का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक कुछ है ना, योगात्मक प्रतिलोम, बोलो क्या होगा? क्या होगा? गलत, ये प्लस में पूरा माइनस कर दो बस। हमने कहा देखो किसी संख्या में उस संख्या से क्या करने पर, जोड़ने पर उसका मान 0 आ जाए तो आपका क्या होगा, संख्या योगात्मक होगा। अब इसमें ये प्लस में है, माइनस घटा दोगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो ये इसका मान क्या होगा, माइनस P प्लस Q, ये चीज होगा। देखो ऐसे ये आपका संख्या है P प्लस Q संख्या है, इसमें हमने कितना घटा दी, हमने क्या जोड़ा है, माइनस, क्या है माइनस है, देखो हाँ ब्रैकेट में लिख दे, माइनस है P और फिर प्लस Q, ये चीज जोड़ दिया है। अब देखो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, P प्लस Q और इसको तोड़े प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, और P और यहाँ प्लस माइनस, माइनस Q हो गया ना, ये P प्लस माइनस से कैंसिल, Q माइनस से कैंसिल, इसका मान 0 आ गया। यही संख्या क्या है, योगात्मक प्रतिलोम हो गया। तो ये चीज हम लिखे हैं, समझ में आया? आप खड़े हो बैठ जाओ, आप बोलो P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, बोलो क्या होगा? माइनस ब्रैकेट बोलो, माइनस P माइनस Q, अगर ब्रैकेट हम तोड़ दे रहे हैं तो ये चीज होगा, माइनस P माइनस माइनस प्लस Q, ये चीज हो सकता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Q माइनस P, इस तरह भी लिख सकते हो। आपका यही तक आंसर दे सकता है, या तो ये भी दे सकता है, ये तो ये भी। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? उतार लीजिए। देखिए सवाल नंबर आपका 7वां, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे, फिर ब्रैकेट में 3 गुणे 2 और ब्रैकेट बंद इक्वल टू 5 गुणे 3 गुणे यक्स का कथन सत्य है, यक्स का कथन सत्य है। देखो इधर सवाल नंबर 7वां, समझने की कोशिश करिए, आसान है। आपका है 5, देखो 5 गुणे 3 गुणे 2, देख रहे हो बराबर है, ऐसे दिया गया है। फिर इधर दिया गया 5 गुणे 3 गुणे x, ठीक है, यही दिया गया है। अब पूछ रहा है यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, यक्स के किस मान के लिए यक्स कथन सत्य है, यक्स का मान पूछ रहा है। तो आपको इस सहचर नियम पता होगा, सहचर नियम, चर नियम से, अगर नहीं पता हो ध्यान दीजिएगा। सहचर नियम ये है, a गुणे b गुणे c बराबर क्या होता है, a गुणे b और फिर गुणे c, देख रहे हो ना, ये चीजें होता है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। a का मान कितना है, 5 है, एक मान कितना है 5, और b का मान कितना है 3, और c का मान कितना है 2 है। तो यहाँ भी वही चीज, a का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b का मान कितना हो गया 3 हो गया, और बचा c का मान, कितना है 2, यक्स है ना, यक्स का मान कितना हो जाएगा 2, इसलिए यक्स बराबर कितना है, यक्स बराबर 2 पर यह नियम क्या होगा, सत्य होगा। यह 2 कथन पर क्या होगा, यक्स के किस मान के लिए यह कथन सत्य है, यक्स बराबर 2 पर सत्य है, 2 पर क्या है सत्य है। कोई दिक्कत है, आसान कि नहीं? अगर इस तरह नहीं लगाना चाहते इस तरह लगा लो भाई, देख लो 5 गुणे आपका 3 गुणे 2, फिर आपका बराबर 5 गुणे 3 गुणे x, देख रहे हो इस तरह दिया गया है। कोई दिक्कत? अब सॉल्व कर लो, 5 और 3 गुणे 6 और बराबर 5 गए 15 गुणे x, इसको 56 से 30, अब ये गुणे में इधर जाएगा, भागे में जाएगा, 15 हो जाएगा बराबर यार, 15 दूनी 2 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया, वही आया कि नहीं? सहचर नियम आसान है, देखो इसमें देखना, आपको वैसे देखना सहचर नियम लागू हो रहा है तुरंत। देखो a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का मान 2 है, तुरंत 2 लिख दो, और आसान देखते लगा लो, जब ये पहले लिखा है सहचर नियम फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत? हाँ वही हो जाएगा आपका, सहचर नियम कर रहा है ना,
तो इसलिए ऐसा नियम लिखा गया, कुछ नहीं है। 8वां देखिए, 8वां में ध्यान दीजिएगा, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होगा। अभी योज्य प्रतिलोम हमने बताया था, वह संख्या जो किसी संख्या से में जोड़ने पर उसका मान क्या हो, 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम संख्या। तो कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है, क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। यहाँ पे शून्य, आंसर लिख सकते हैं, शून्य, यानी आपका क्या है, 0 ही क्या है आपका स्वयं योज्य प्रतिलोम है। अगर 0 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 0 होगा। है आसान ना, कोई दिक्कत। 9वां देखिए, 9वें में यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए संख्या a-1 और a+1 सम है या विषम है। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे कह दिया a एक सम धन पूर्णांक है, a एक सम धन पूर्णांक, a बराबर क्या है, सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक। अब सम संख्या क्या है जानते हो ना, 2। सम संख्या क्या है, 2। a का मान कितना हो गया, 2 मान लिए, a का मान कितना मान लिए, 2 मान लिए। और संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a-1 और फिर इंटू a+1, ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है सम है कि विषम, ये पूछ रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a का मान 2 रख रहे हैं, 2 में से 1 घटाएंगे तो विषम आएगा ना, और फिर यहाँ पे भी 2 और +1, 2 1 3 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे कितना, 1 होगा, और 2 1 3 ना, 3 करना, 3 सम है कि विषम है, 3 सम है कि विषम है, ये बताओ, विषम है। तो यहाँ याद रखिएगा, अगर हम विषम संख्या, यहाँ पे विषम दोनों है ना, विषम गुणे विषम, क्या हुआ, विषम में विषम का गुणा करेंगे क्या होगा, विषम आएगा, आएगा कि नहीं। अगर विषम में विषम का गुणा करेंगे विषम आएगा। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते थे, ए सम संख्या है, अगर ए यहाँ पे हमने 2 रखा है, कितना रखा है, 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 क्या है, विषम संख्या है, और फिर यहाँ रखे 2, 2 1 3 हो गया, 3 भी विषम संख्या है, 3 दूनी क्या हो, 3 का नाम 3 हो गया, 3 ये भी विषम संख्या है, कोई दिक्कत। अतः यह कथन क्या होगा, यहाँ पे विषम होगा, क्या पूछा है ना, अथवा विषम है तो विषम लिख दीजिएगा, है आसान ना। 11वां, 10वां हो गया था, 10वां नहीं है ना, 10वां देख लीजिए, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है, 5 और 7 का योग, 5 और 7, 7 5 कितना होगा, 12 होगा ना। तो यही यहाँ पे संख्या रेखा बिछाना, ऐसे संख्या रेखा बना दीजिए, यहाँ पे 0 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो ऐसे दिखाना है, देखो इधर सबसे पहले क्या करना है, हमें 5 तक जाना है, यहां से उठना है, 5 तक जाना है, देख रहे हो ना। फिर 5 से कितना 7 जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जाएगा। कक्षा 8 में पढ़े होंगे, ये कितना है 5 है, और ये कितना है 7, अब दोनों में मिला दो इसे, 12 हो गया, तुरंत ऐसे, ये 12 हो गया। बस यही से दिखाना है, कुछ करना नहीं था। चलो देखो 11वां, 11वां फोकस करो। 11वां पे निम्नलिखित कथनों में से सदैव, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से कथन असत्य है, सत्य और असत्य बताना। पहला, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। कह रहे 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। देखो धन अभाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य संख्या जानते हो ना, ये कथन असत्य होगा, क्या होगा, असत्य।
यह कथन क्या होगा? पहला ग्रामक पहला देखो असत्य होगा, असत्य। अब असत्य क्यों होगा देख लीजिएगा, इधर देखो, दो धन अभाज्य पूर्णांक का गुणनफल सदैव अभाज्य। देखो अभाज्य संख्या क्या माने हमने? पहला संख्या 2 मान लिए, जो संख्या स्वयं से कटे 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, 2 हो गया। दूसरा हमने कितना मान लिया? 3 मान लिया। क्या मान लिया? 3 मान लिया। उनका गुणनफल कर रहा है 2 और दूसरा 3 मान लिया, 3 दूनी 6। 6 संख्या भाज्य है क्या? भाज्य है, ये भाज्य है, दोष कट जाएगा। ये संख्या क्या है? भाज्य है। और ये संख्या क्या है? अभाज्य। ये भी अभाज्य है, ये दोनों अभाज्य है, तो ये भाज्य है। तो इसलिए ये कह रहा है कि जब अभाज्य और अभाज्य संख्या में, दो अभाज्य संख्या में गुणनफल करेंगे हमेशा क्या होगा? अभाज्य होगा कह रहा है। इसलिए ये क्या होगा? भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखो दूसरा कह रहा है दो धन अभाज्य का योग सदैव अभाज्य। कह रहा है दो धन अभाज्य का योग सदैव अभाज्य, ये भी असत्य है, असत्य। देखो अभाज्य संख्या माइनस अभाज्य संख्या, योग कर रहा है, जोड़ कर रहा है, योग कर रहा है यानी जोड़ना है। अभाज्य संख्या प्राप्त कर रहा है अभाज्य हो, क्या प्राप्त हो? अभाज्य। अब हम देखते हैं, अभाज्य संख्या हमने 3 मान लिया और अभाज्य संख्या 5 है, 3 में 5 जोड़ेंगे 5 3 8 भाज्य है। ये अभाज्य है? नहीं है, ये भाज्य है। अतः यह कथन क्या है? असत्य है, इसलिए असत्य मान ले, ये अभाज्य है। ठीक है ना, ये असत्य है, भाज्य नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत? ये कथन असत्य है, यही उत्तर होगा। और फिर तीसरा है, इसमें तीसरा दिया है, देखो यदि a और b कोई दो ऋणात्मक पूर्णांक है, a और प्लस b भी सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होगा। कह रहे a और b ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी a बराबर क्या है? -2 मान लो और b बराबर -3 मान लो। अब कह रहा है a प्लस b क्या हो? सदैव ऋणात्मक हो। अब जोड़ दीजिए, इनका मान रख दीजिए। मान रखेंगे a का मान -2 और इसका रखेंगे माइनस प्लस है -3, 3 2 5 हो जाएगा। अब ये -5 आ गया, ऋणात्मक आया कि नहीं? अतः यह कथन सत्य है, ऋणात्मक सत्य है, ये वाला सत्य है। तीसरा क्या है? सत्य है, ये सत्य है और ये सब गलत है, असत्य है।